हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनका भी पटवारी का एग्जाम है वो काफी अच्छा गया होगा और जिनका जेल प्रहरी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आने वाला है वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो हमने डिस्कशन किया था, चाहे वो टॉपिक एमपी पटवारी में आ रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर्स हो आपके जेल प्रहरी के, फॉरेस्ट गार्ड के, वो नहीं देखे तो एक बार प्लीज जाके देख लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आप लोगों के लिए ला रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी व्यापम का एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो आज हम पहले इसकी वैकेंसीज के बारे में जानेंगे और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हमारे पास 2021 के भी पेपर है, 2022 का भी जो लेटेस्ट लास्ट ईयर इसका एग्जाम हुआ है उसके भी पेपर हमारे पास है। तो ये भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम न्यू वीडियो इससे रिलेटेड डालें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम एक बार नोटिफिकेशन जल्दी से देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें समूह 1 उपसमूह 1 मतलब ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंदर जो 2 पोस्टें दी हुई है वो है एक आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और एक है आपका वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी पोस्ट है वो है आपका एक ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 में गिवन पोस्ट है। अगर मैं देखूं तो ये 2 शिफ्टों में एग्जाम किया जाएगा। यहाँ पे डेट भी इन लोगों ने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर जैसे कि डेट भी गिवन है, 15 जुलाई से ये एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो भी इसमें हॉर्टिकल्चर की या एग्रीकल्चर की जो डिग्रीज है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो इसका पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन जो है आपका नॉन टेक सेक्शन का आता है और जो 100 क्वेश्चन है वो टेक्निकल जैसे कृषि से रिलेटेड या वानिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे। तो हाँ, जैसे कि समूह 1 उपसमूह 1 की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो हमारी उद्यान विकास अधिकारी की पोस्ट है उसमें जैसे 100 क्वेश्चन मेंशन है कि नॉन टेक के क्वेश्चन होंगे और 100 जो क्वेश्चन है आपके संबंधित विषय जो भी इसके अंदर जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, उद्यानिकी होती है, उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम अगर मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की पोस्ट की बात करूं तो उसका भी लगभग ऐसे ही पैटर्न रहता है। हाँ, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें जो हमारा ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी उसकी काफी पोस्टें देखने को मिली है, लगभग 1500 प्लस पोस्टें उसी की है। तो आज जो पेपर हम डिस्कशन करेंगे वो 2021 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही हम उद्यान विकास अधिकारी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो 2022 में उनका पेपर हुआ था वो भी आप लोगों के सामने लेके आ रहे होंगे। जैसा कि अगर मैं स्क्रीन पे बता दूं, जो आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसडीओ ये 2021 का पेपर है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं बता देता हूं जो आपका ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी जस्ट 2021 का पेपर है ये, साथ ही ये जो है ये इसकी पहली शिफ्ट है और ये जो है यहाँ पर इसकी दूसरी शिफ्ट है। तो ये दोनों शिफ्टें भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आज हम केवल जो ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी 11 फरवरी 2021 की शिफ्ट 1 का आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हम ये पूरे पेपर भी आपके साथ डिस्कस करें और आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि लास्ट ईयर किस टाइप का पैटर्न आया था और वो अभी कैसा है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। तो यार ये जो है 3 घंटे पेपर चलता है जिसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल साइड के होते हैं और 100 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं। तो जो पहले हम नॉन टेक वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और जो टेक्निकल सेक्शन है उद्यानिकी वानिकी वाला पार्ट होता है एग्रीकल्चर वाला, वो मैं आपको एक गो थ्रू करके बता दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं।
तो जो पहला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यार जो करेक्ट आंसर है वो है विनोबा भावे। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। तो जो विनोबा भावे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नीमच को किस वर्ष में एक अलग जिला घोषित किया गया था, तो 1998 इसका करेक्ट आंसर है। इस वर्ष नीमच को एक अलग जिला घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, तो मंजूषा कंवर जो इसकी करेक्ट आंसर था वो था। तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 2022 के जो भी करंट अफेयर थे वो पूरे आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, साथ ही 2023 की करंट अफेयर आपको जैन और फेब का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपकी जुलाई में है। तो मैं जैन फेब के साथ बल्कि ये भी कहूंगा कि आप मार्च का करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 से 4 2023 के मंथ और 2022 के आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। हमने जो अभी एनालिसिस किया है आबकारी कांस्टेबल के पूरे पेपर्स का, साथ ही जो पटवारी के पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसमें ये चीज देखने को मिली है कि वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर के वो 2022 से और 23 से तो कम, पर 2022 से काफी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको 22 और ये जो मंथ मैंने बताया है इसका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे चलेंगे, आधार कांच गांव मोती एवं पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। ये भीलो एक भीलवास द्वारा बसाया गया है। यह गांव मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अलीराजपुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आदिवासी समुदाय है उसकी भी काफी जनसंख्या निवास करती है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी देखो तो यार सतना करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है, धार भिंड नहीं। अगर मैं जो आदिवासी प्रधान जिले की बात करूंगा तो अलीराजपुर, झाबुआ, इनमें प्रमुख जिले आते हैं, तो अलीराजपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डमहल निम्नलिखित में से किस स्थान का लोक नृत्य है, तो ये जो डमहल है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। जैसा कि मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ, जो नृत्य है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो भारत के किसी प्रदेश से रिलेटेड पूछ दे, या अगर मध्य प्रदेश के भी बात करूँ तो जो माच, ढोला माच हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, जो प्रमुख जाति जनजाति द्वारा किए जाते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कोडाई कैनाल निम्नलिखित भारत में से किसका, यार कोडाई कैनाल जो है तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है, तो तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति आयोग द्वारा घोषित भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शहर सिटी स्टेट में शीर्ष, यार तो जो दिल्ली है नवाचार सूचकांक जो हमारा बोर्ड जारी करता है उसमें दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे है। साथ ही आपको सूचकांक पढ़ने हैं जो भी जारी किए गए हैं, चाहे वो हमारे देश से जारी किए गए या वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंडेक्स रिपोर्ट्स आती है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। 2022 की पूरी इंडेक्स रिपोर्ट है और 2023 में जो पब्लिश हो गई हो, ठीक है। आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश किस वर्ष में हॉकी इंडिया 23वां सहयोगी सदस्य बना, तो जो 2014 है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से मध्य प्रदेश में काफी फोकस से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अनदेखा मत करना। कौन सा खिलाड़ी मध्य प्रदेश का कौन सा खेल खेलता है ये आपको अच्छे से देखना है, और साथ ही कितने जो विभिन्न प्रकार की ट्रॉफियां होती हैं वो कहां पर हुई, कौन विजेता रहा, ये भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट के सैनिक थे, तो 34वीं बंगाल मूल निवासी इन्फेंट्री जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके वो सैनिक थे जो 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी वो मेरठ की एक सैनिक छावनी से जो स्टार्ट हुई थी, तो ये है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। आगे चलेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध कोरियोग्राफर शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से हैं जो कथक के रूप में जाने जाते हैं और पद्मश्री पुरस्कार 2020 के प्राप्त करता है। जैसे 2021 में पेपर हुआ, 2020 से मैंने बोला काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। जो पुरुषोत्तम दधीच यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी जो पद्मभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनको आपको अच्छे से देख लेना है जो 2022 के थे, साथ ही 2023 के जो मिल गए हैं उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आगे चलेंगे, फिक्की इंडिया अवार्ड 2020 में
CSR के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ संगठन योगदान के लिए किस कंपनी को पुरस्कार मिला है? टाटा स्टील यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे करंट अफेयर में बता चुका हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अगर अभी हम ट्रेंड देखें कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक लेटेस्ट ट्रेंड ये देखने को मिला है कि आबकारी और पटवारी में जो एमपी के जीके के क्वेश्चन थे ये थोड़े से कम हो गए। प्रीवियसली जितने क्वेश्चंस आते थे तो इनको थोड़ा सा वेटेज आप जो पहले देते थे ये वेटेज थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो एक पेपर या आप टेक के पूरे अच्छे नंबर टेक्निकल पे ले आओगे उससे पॉसिबल नहीं होता है। आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, मतलब जो नॉन टेक सेक्शन है इसका जो 100 क्वेश्चन है उसमें भी एक अच्छा स्कोर यहाँ पे करना आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आप सभी को पता है, हरिलाल जैनिक सुखदास कनिया जो थे वो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना। अगर स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो लूसेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक पूरा अच्छा स्टैटिक का सेक्शन दिया हुआ है जिसमें पहली महिलाएं कौन क्या बनी, पहला किसने क्या पार किया, क्या जीता, तो ये अच्छा एक सेक्शन वहां पर मेंशन है, उसको आप एक बार अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी नदी मिलकर गंगा बनाती है? अरे देवप्रयाग, काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं अगर एसएससी की बात करूं, रेलवेज की बात करूं, स्टेट की बात करूं तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में मैंने इसको देखा है। तो अगर आप दूसरे एग्जाम्स ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हो, उनको भी आप देख रहे हो, तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी आप एक बार अच्छे से देखना। चांसेस है, मतलब 60% चांसेस रहता है कि वो किसी और स्टेट के एग्जाम में भी रिपीट हो, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलेंगे हम। हाँ, योत्संग त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के मूल निवासियों का त्योहार है? तो यार जो मणिपुर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो त्योहार होते हैं जैसे कि इसके अतिरिक्त न्योक है, ये लोसांग है, लोत्सांग है, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ओणम, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, किसके प्रमुख त्योहार है, उसको आपको अच्छे से देखना है। क्योंकि अगर मैं एसएससी के ट्रेंड की बात करूं तो इस टाइप की काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भरवेली खदान मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो बालाघाट है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिन्नौरगढ़ किला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो जो भोपाल है, गिन्नौरगढ़ का किला भोपाल में स्थित है, भोपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पे कौन से किले हैं, इसको आपको एक बार अच्छे से देखना है। जैसे कि काफी विभिन्न प्रकार के किले, अगर हम मांडू की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ओरछा की बात करें, तो काफी मेन है। जैसे आपका जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में है। साथ ही हिडोला महल, आपका मांडू महल, तो ये जो है एक या जिब्राल्टर किसको कहते हैं भारत का, तो ये सब मदन महल, मरगमैनी महल, जबलपुर में भी हमारे कुछ महल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जितने भी हमारे महल है या किले हैं उनसे, तो इसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर इसका भी कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे आपके लिए इस टाइप का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमपी के हैं उसका वीडियो बना पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलियर स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बीरसिंहपुर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यार ये जो 20 क्वेश्चन थे ये हमारे जीके के थे, जिसमें हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे, ठीक है, साथ ही एमपी जीके के क्वेश्चन देखे, खेल के क्वेश्चन देखे, तो लगभग इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन भी इस बार भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यार यहाँ पर हम 15 स्कोर इजीली कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्कोर यहाँ पे माना जाएगा। तो अभी भी आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे, तो आप ट्राई करिए। जैसा मैंने बताया 2022 का करंट अफेयर 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी देख सकते हो, बट मार्च तक आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही पुरस्कार
किसको मिले पद्म भूषण, पद्मश्री, किसको क्या दिया गया, वो आपको अच्छे से देखना है। लूसेंट के स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैंने बताया, उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, वाइस चांसलर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यार उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगता है। ठीक है, प्र पीछे, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो उपसर्ग जो है यहाँ पर वाइस हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। डा प्रत्यय किस शब्द से जुड़ा हुआ प्रत्यय हो सकता है? जैसे मैंने बोला जो प्रत्यय है वो पीछे लगते हैं, तो चमड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके हिंदी के लेवल की बात करूं तो इसमें हिंदी का लेवल इतना टफ नहीं आता है, इसको मैं इजी टू मॉडरेट बोलूंगा। और एमपी की जनता को काफी हिंदी हम लोग प्रेफर करते हैं, अधिकतर हम हिंदी में ही क्वेश्चन प्रेफर करते हैं, तो हिंदी हमारी काफी अच्छी होती है। तो जो यहाँ पर चमड़ा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में आप ट्राई करिए कि 17 से 18 हम पूरा यहाँ पर स्कोर कर पाए। ठीक है, आगे चलेंगे। हिंदी वर्तनी के निम्नानुसार किस स्थान में अनिवार्यतः हाइफन का प्रयोग किया जाता है? तो यार हाइफन क्या होता है? जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? पति पत्नी। ठीक है, तो इसको अगर मैं समास विग्रह करूं तो इसका समास विग्रह होता है पति और पत्नी। ठीक है, तो ये जो है हाइफन ये होता है, हम बीच में इसका यूज करते हैं, तो द्वंद्व समास में इसका यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। क्रिया पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न काव्य पंक्तियों में से असंगति अलंकार का उदाहरण कौन सा है? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकार की भी मैं बात करूंगा, हम एक बार पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? हेतु, हेतु मद, वर्तमान। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सम्यक अर्थ है, मतलब यार जिसने संसार के सभी दुख सुख देख लिए हैं वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या है? तो यार श्रेष्ठतम हो जाएगा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। विवेक रोष से भरा हुआ, मतलब रुष्ट है वो, उसके अंदर किसी चीज से गुस्सा है, वो विरोध कर रहा है, खफा है, तो ये जो है यहाँ पे रुष्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य के लिए एक शब्द विवृत्ति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा वो होगा उच्च धन आरण। ठीक है, उच्चारण, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर सॉरी उच्च धन चारण यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस समास में दो पदों को मिलाते ही समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि पहले भी हाइफन मैंने आपको बताया है, पति पत्नी, पत्नी पति और पत्नी, द्वंद्व समास जो है दो शब्दों को मिलाते हैं तो योजक का प्रयोग करते हैं। देखिए ए सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूरे नंबर दिला जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। छंद में नियमित वर्ण पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसे रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति। यति जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विपरीतार्थक है? अथ, इति। इति जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कनिष्ठ, ये देखो अनुकूल भी गलत लिखा हुआ है, अनुकूल ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्रम में यू ये वाली मात्रा लगती है, अनुकूल। अद्वितीय भी गलत लिखा है, ये मात्रा यहाँ पर आएगी, ये भी गलत है। अमरूद तो गलत है ही, ये होता है अमरूद। ठीक है, आपको लिख के मैं बता देता हूं, ये होता है अमरूद। ठीक है, तो यार ये भी गलत हो जाएगा। कनिष्ठ जो है बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा गया है। वह खून कहो जिसका मतलब नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं, यार ये देशभक्ति वीर रस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई रचना है या ऐसी कोई पंक्ति है जिसको देख के हमें उत्साह आता है या देश के लिए कुछ करने का उसमें भाव होता है, तो वहां पर होता है वीर रस। और सेम अगर यहाँ पर किसी प्रेम का वर्णन हो तो वहां होता है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां पर कोई हंसने का भाव होता है, कोई हंसने वाली चीज कर दी कोई, वह होता है करुण रस। जहां पर बिल्कुल दया का भाव हो जाता है वहां होता है करुण रस। जहां पर एक गहरी बात की गई हो, ठीक है, वहां होता है आपका शांत रस। ठीक है,
दुख टाइप का जो होता है वहां पे होता है आपका शांत रस। ठीक है, आगे चलेंगे। उपल किसका पर्यायवाची है? तो उपल जो है यहाँ पे पत्थर का है, चांदी का नहीं होता है, इसका होता है रजत होता है, सोने का नहीं होता है, स्वर्ण होता है। ठीक है, तो जो पत्थर है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपली कोई यहाँ पर वर्ड नहीं है। आगे चलेंगे। तो यार ये जो थे यहाँ पर हमारे 17 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के गिवन थे। तो अगर मैं 17 क्वेश्चन को देख के बात करूं कि हिंदी में हम कितना स्कोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर यार 13 नंबर एक अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। अगर हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं कि हिंदी में हमें किस किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। संधि से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। संधि में आपको स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है समास। समास को अच्छा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है रस। ठीक है, रस, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द। साथ ही इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें विशेष कुछ बचता नहीं है। जो क्रिया विशेषण के सीधे संज्ञा सर्वनाम के शब्द हैं उनकी परिभाषा है यहाँ, इसको आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं कारक पढ़ने का बोलूंगा। कारक आप एक बार पढ़ लीजिए। कारक से भी काफी क्वेश्चन हमने अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये जो टॉपिक है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा डिटेल में जाके इनका पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ से इंग्लिश सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसका लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते। इफ यू fell ill, you will bring it out in yourself by going on a crash diet। ठीक है, मतलब अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पे उसका एक बुरा असर होता है, तो आपको वहां पर क्या चीज जो है वहां फॉलो करनी है। तो ब्रिंग इट अपॉन यहाँ पर जो है करेक्ट, ब्रिंग इट आउट कोई वर्ड नहीं होता है यहाँ पर, जो करेक्ट सेंटेंस है ब्रिंग इट अपॉन हो जाएगा। लेट्स हैव डिनर आउटसाइड। तो ये जो है यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है। तो इसमें हम जो यहाँ पर यूज होगा वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, शुड वी, क्या हमें जाना ही चाहिए, इसका यहाँ पे कोई बात नहीं। वॉन्ट वी, हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर इसकी भी कोई बात नहीं। विल वी, ये फ्यूचर हो जाता है आपका, तो ये भी नहीं आएगा। शैल वी, क्या हमें जाना चाहिए, तो ये शैल वी यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे। द प्रेसिडेंट विथ हिज वाइफ डैश जस्ट लेफ्ट फॉर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। द प्रेसिडेंट विथ हिज वाइफ, तो यहाँ पर जो बात की गई है स्पेसिफिक इसकी बात की गई है, तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ये सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पर हैज जो है यूज यहाँ पर हो जाएगा। वेयर नहीं होगा क्योंकि जो पूरा सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस में मेंशन है, तो पास्ट का कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता है यहाँ पे। आर और हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द प्रेसिडेंट विथ हिज वाइफ, यहाँ पर जो बल दिया गया है वो द प्रेसिडेंट पे दिया गया है, ना कि उसकी वाइफ पे। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होगी, तो हैज यहाँ पर सिंगुलर वर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Semi should rewrite the introduction has dash her essay। Introduction of her essay, of किसके, उसको जो उसके ऐसे का इंट्रोडक्शन है उसको फिर से लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऐसे से लिखना पड़ेगा, ये भी करेक्ट है, नहीं है यहाँ पे, सॉरी। सेमी शुड रीड इंट्रोडक्शन विथ हर ऐसे, ऐसे के साथ इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, तो उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो ऑफ जो है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पैरा जंबल है, आपको पढ़ना है और इसको जो करेक्ट मीनिंग फुल सेंटेंस आपको बना लेना है कि कैसे बन जाएगा। इसको मैं बता देता हूं कि जिसे अगर हमको कंफ्यूजन है, आपको कोई एक सेंटेंस मिलना है, देखना है जो स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। अब यार स्टार्टिंग सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। अब अगला जो सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी, ठीक है। तो जो ऑब्वियस ही चीजें मैंने
पहले मैं राम की एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करूंगा, फिर ही हीज का यूज करूंगा। तो पहला सेंटेंस ही इज प्लेयर, कौन भाई, मेंशन ही नहीं है, तो राम जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, तो राम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो दे, यार किसी की बात की गई है तो पहले बताया हुआ कौन है, सेम दे, ऑन नहीं, ये तो सीधे सेंटेंस हो गया, देयर दे नहीं, तो जो पहला सेंटेंस है एंड्स, एंड्स की बात की गई है, यहां से स्टार्ट होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो पैराजंबल्स आते हैं आपके, ठीक है, उसको करने का ये बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। डैश टाइम एंड मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन इन फिनलैंड, तो इनफ टाइम एंड मनी तो नहीं होगा, मोर टाइम नॉट दैट एक्यूरेट, क्वाइट टाइम तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं, तो मच टाइम जो है यहाँ पर एक करेक्ट यूज हो जाएगा कि हम मच टाइम, हमने काफी उसके अंदर समय अपना जो है इन्वेस्ट कर दिया गया है फिनलैंड में एजुकेशन के लिए। आगे चलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, आउट स्मार्ट कोई वर्ड नहीं होता है, आउट स्पोकन, आउटवर्ड नहीं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, कमाल के आपके रिजल्ट के लिए आपको बधाई। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको क्या करना है, एक बार ये वर्ड पढ़ के ना आपको एक वर्ड अरेंज करके देखना है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि क्या आंसर हो सकता है, तो ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको वर्ड रखना है एंड देन सेंटेंस को रीड करना है। क्या वो एक रीड आउट, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पहले सुना है, ऐसा कहते हैं, तो एक वहां से हम टैकल कर सकते हैं अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो मैं जो इनकरेक्ट है वहां से एक बार हम देखते हैं। मिताली हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक, मितालीज हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक, हेयर ऑफ मिताली जो है करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर। तो यार ये ठीक लग रहा है मुझे, मिताली के हेयर की बात की गई है, करेक्ट है। शेरॉन हैज 6 ब्रदर्स, ये भी सही है, शेरॉन की बात की गई है सिंपल सिंगुलर वर्ब की, ये भी सही है। वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द अगर यूज हो तो यहाँ पर बहुवचन का यूज होना चाहिए, कार्स भी यूज है। इन द गैरेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस लग रहा है। आइदर ऑफ अल्टरनेटिव सेम्स टू प्रेजेंट मेजर डिफिकल्टीज, तो ये जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसकी जगह आएगा नन ऑफ द अल्टरनेट्स। आइदर जब हो हम करते, जब हमें दो चीजों में से किसी एक का चुनाव करना होता है और यहाँ पर वो काफी अल्टरनेट्स की बात कर रहा है, तो नन जो है यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शंस द बेस्ट कंबाइन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। दिस इज अ फनी पोयम, इट इज अबाउट अ मैन, he invented himself to a fox wedding। अब स्टेटमेंट पढ़ते। This is a funny poem, okay, it is about a man, okay, who invented, okay, himself to a fox's wedding। ये थोड़ा मुझे appropriate लग रहा है, अदर ऑप्शन देखते हैं। This is a funny poem, okay, about a man who was invented, तो अगर ये गलत आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर मैंने इन्वेंटेड यूज कर लिया है तो मैंने ये ऑलरेडी शो कर दिया है कि जो मेरा सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल में, ठीक है, मेरा सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है, तो इन्वेंटेड के साथ वॉज नहीं आएगा, ये सेंटेंस तो गलत ही हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे चलेंगे। दिस इज अ फनी पोयम ऑफ अ फॉक्स इनवाइटिंग हिमसेल्फ अ मैन, ये तो गलत ही, इसने स्टेटमेंट ही अलग बोल दिया, ठीक है, इसने तो स्टेटमेंट ही अलग बोल दिया। दिस इज अ, इसने मीनिंग चेंज कर दिया, तो ये तो गलत ही होगा। दिस इज अ फनी पोयम ऑफ अ मैन हु इनवाइटेड हिमसेल्फ, यार ये भी थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। फनी पोयम ऑफ अ मैन, एक आदमी की फनी कहानियां है या एक आदमी के बारे में फनी कहानियां है, तो जो स्टेटमेंट है यहाँ गिवन था उसके अनुसार ये एक आदमी के बारे में है, ना कि एक आदमी के द्वारा, तो ये जो है ये भी गलत हो जाता है, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
डैश ब्रिटिश पीपल आर ऑफन पोलाइट। डैश ब्रिटिश पीपल आई नो आर वेरी रिजर्व्ड। द ब्रिटिश पीपल, यहां पे नीड नहीं, ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है ब्रिटिश पीपल, ठीक है। आर ऑफन अपोलाइट, देन द ब्रिटिश पीपल, हम स्पेसिफिक इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द तो यूज होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। नो आर्टिकल तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, अ ब्रिटिश पीपल तो होगा ही नहीं, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। रोहन्स क्लॉथ्स आर लुकिंग डर्टी बिकॉज ही डैश द हाउस ऑल मॉर्निंग। बिकॉज अब ये जो बात है यहाँ पे सबसे पहले हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। ये जो बात यहाँ पर हो रही है ये मेरी हो रही है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो मेरी प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आएगी। तो विल हैव ये आपकी फ्यूचर हो जाता है, ये तो यही गलत हो। हैड बीन ये हो जाती है पास्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विल बी क्लीनिंग अगेन फ्यूचर का, ये भी गलत हो जाएगा। तो हैज बीन क्लीनिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने टेंस के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना बताया, ये ट्रिक बहुत यूजफुल है, ये आपको काफी हेल्प करेगी और आगे भी एग्जाम्स में काम आ रही होगी। तो इसी टाइप का हम डिस्कशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस को करने की ट्रिक प्रीवियस ईयर पेपर काफी आप लोगों को बता देते हैं। तो यार प्लीज एक बार इस एफर्ट के लिए, इस मेहनत के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम काफी एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहे होते हैं। तो एक हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाने का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम उद्यान विकास अधिकारी के भी जो एक पेपर है, साथ ही 2022 में जो उद्यान विकास अधिकारी का पेपर हुआ था वो भी हम आपके लिए लाएंगे, और 21 का एक और पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एक बेटर एनालिसिस और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक समराइज फॉर्म आपके लिए लेके आ पाए। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। तर इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी। परफॉर्मेंस करेक्ट है, इंटरव्यूड, कॉम्प्लेनमेंट इज अ रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉइस से क्वेश्चन है, हु थॉट यू हाउ टू राइड अ बाइक। तो बाय होम हैव यू, ये जो है ना ये पूछ रहा है कि आपको किसने सिखाया। तो यार ये जो बात हो रही, थॉट यहाँ पर इंडिकेट करता है, ये जो सेंटेंस है वो है आपका पास्ट सिंपल का। यार पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो मैं प्रेजेंट में तो उसको ले ही नहीं आ पाऊंगा, ऐसे प्रेजेंट की वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये जो है इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर मैं बात करूंगा, यू वर टॉट हाउ टू राइड अ बाइक बाय होम। बाय होम आ गया यार, ठीक है, ये तो गलत है ही। बाय होम ये हो सकता है, वर यू बीइंग टॉट। यार यहाँ अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करता तो यहाँ पर बीइंग का जो है हम यूज देख सकते थे, बट यहाँ बात ही नहीं है कंटिन्यूअस टेंस की, तो बीइंग का यूज नहीं होगा। सिंपल जो सेंटेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आई कैन नॉट रियली स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू। वेट नहीं, वेट्स हो सकता है, वेटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस का चल रहा है। वेट हो सकता है, बट आई वेट्स, अगर आई है तो उसके साथ वेट नहीं। तो अब अगर मैं बात करूं तो आई कैन नॉट रियली स्टैंड, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है यार, बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता। क्या? इंतजार करते हुए, तो वेटिंग जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। वी हैव नाइदर बीन टू द थिएटर नॉर टू द सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑन अ लॉन्ग टाइम तो कुछ होता ही नहीं, एट अ लॉन्ग टाइम भी नहीं होता। मैं अगर पीछे से भी देखूं तो फॉर जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अब आप कहां इंतजार कर रहे हो? एट द सिनेमा, फॉर द सिनेमा किसके लिए कर रहे हो? पहले सेंटेंस पढ़ना। एट होता है कि पर, ठीक है, एट होता है पर। टू का मतलब होता है के लिए। आई हैव नाइदर बीन टू द थिएटर नॉर टू द सिनेमा, ठीक है, ना ही मैं
थिएटर में रहा हूँ, ना ही कभी सिनेमा में रहा हूँ बहुत ही लंबे समय से। तो यार यहाँ पर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेडियो डैश इन 90। सीधी यहाँ पर एक चीज बात है, मुझे पता चला है पास्ट, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब पास्ट से होनी चाहिए। ठीक है, वॉज इन्वेंटेड हाँ, वॉज इन्वेंटेड हाँ, हेड इन्वेंटेड हाँ, हैड बीन इन्वेंटेड देखते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा अगर आईएनजी वाला चीज मेंशन हो। देखते हैं क्या ये मेंशन है। द रेडियो, यहाँ पर कोई आईएनजी से रिलेटेड टर्म नहीं दिख रही है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। द रेडियो इन्वेंटेड इन as the result of this both the size and the cost of electric equipment gradually reduced। ठीक है, अब विल भी तो आ ही नहीं सकता, पूरी बात हमारी पास्ट में चल रही है, ये एक और एलिमिनेट हो जाता है। अब जो दो वर्ड है वॉज इन्वेंटेड, वॉज इन्वेंटेड, तो वॉज इन्वेंटेड तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विपमेंट, अब यह हैव, हैड या हैव बीन, यार ये दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैड साथ में यूज ही नहीं होता, तो हैव होगा या हैड होगा। हैव बीन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते तो यार ये जो थे हमारे 16 क्वेश्चन जो थे हमारे इंग्लिश के थे। तो अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये भी काफी इजी टू मॉडरेट देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन ही मॉडरेट थे। तो अगर इंग्लिश में भी मैं स्कोर करूं तो 13 इज अ गुड स्कोर ईयर। तो हमने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया है, आई होप आपको काफी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ से क्वांट स्टार्ट होता है, एक पासे को फेंका जाता है, 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यार पासे को फेंकने पे 2 से जो विभाज्य अगर मैं देख लूं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 से विभाज्य टर्म कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य सीरीज आएगी 3, टोटल प्रायिकता होती है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 इज अ राइट आंसर। 2 से विभाज्य यहाँ पे 3 ही टर्म होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यिका ज्ञात करो। अब अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन आप देख लेना, बट मैं एक यहाँ पर आपको चीज बताता हूं। माध्यिका, माध्य, मध्यांतर, बहुलक, यार अगर ये टॉपिक 2021 में आया था, तो मैं अगर पैटर्न की बात करूं तो अभी जो आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ, हमने ये क्वेश्चन वहां पे देखा। माध्य माध्यिका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दिखे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ट्रेंड फॉलो होते हैं। बोर्ड के जो लेटेस्ट कंडक्टिंग एग्जाम है उसके सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहां पर मैंने साफ साफ कहा कि जो माध्य माध्यिका से क्वेश्चन है आएगा ही आएगा पटवारी में, और पटवारी में उससे काफी क्वेश्चन है। तो ये बता देता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक हमें नहीं ही छोड़ने हैं, इंपॉर्टेंट रूप से उसको करना है। मैंने क्लियरली वो चीज वहां मेंशन की थी और वही पेपर में आया। इसलिए ये एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का और साथ ही जो बोर्ड का माइंडसेट होता है उसका एनालिसिस इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहले भाग का आधा भाग, 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग इस अनुपात में है। यार तो इसको सीधे मैं लिख दूं 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x प्लस पहले भाग का आधा भाग मैंने लिख दिया है, मैंने x माना है, माना कि टोटल जो इनके भाग थे ये इस अनुपात में थे 2x 3x और 6x। तो ये हो जाएगा 2 × x/2 प्लस 1/3 भाग 3 × x/3 प्लस जो 6 है 6x का 1/6 पार्ट। ये मिलके आपको 5390 रुपीज दे देगा। ठीक है, इसको ये सब कट जाएगा आपस में, तो ये यहाँ पर 3x हो जाएगा 5
390। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पूछ लूं, ठीक है, तो ये सॉल्व होकर आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है, सबसे छोटी। यार ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, व्यापम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो इसको करने का मैं एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज मैंने ले लिए। ठीक है, इसमें अगर मैं सर्वांग समता लगाता हूं तो जो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये बराबर होंगे किसके, ए सी अपॉन एक्स जेड, बी सी अपॉन वाई जेड। अब क्या होता है, जो इनका एरिया होता है, एरिया जो है इनकी साइज का स्क्वायर होता है, साइड्स का। ठीक है, तो जो ये एरिया होगा 144 अपॉन 196, ये होगा सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा, इसने बता दी है। तो यार जिसका एरिया सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस एक्स। इसका जो साइड्स का स्क्वायर होता है वो इनका क्षेत्रफल होता है, उसमें ये रेशियो होता है। तो आप डायरेक्टली इसको यहां से सॉल्व कर सकते हो। वृत्त के केंद्र O को ज्ञात करो जो बिंदु से होकर गुजरता है। तो यार ये वाला आप कर लोगे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उससे आप इसको कर सकते हो इजीली। गुणोत्तर श्रेणी के, इसमें सीधे सीधे गुणोत्तर श्रेणी का आर स्क्वायर का जो है फॉर्मूला वो लग जाएगा। यहां से आप दोनों रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। रेखाखंड की लंबाई प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, वो आप डायरेक्टली यहां पे निकाल लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप देख लेना, सीधे फॉर्मूला रख के आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया गया है सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है कि कितने वर्षों में 4000 रुपए का ब्याज 5324 हो जाएगा। यहाँ पे वो टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यार इसको करने के काफी तरीके हैं। अगर मैं जिन्होंने एक तरीका बता दूं तो इसको मैं लिखता हूं 1/10 के फॉर्म में, और ये 10 11, या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं तो जो A इज इक्वल होता है P होता है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होती है इसमें। तो ये आप सीधे सीधे यूज कर दोगे। 5324 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। समांतर श्रेणी का पद दिया है, n पद का योग। जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है सम का 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला होता है। यहां से इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। x की वैल्यू याद करनी है, फैक्टोरियल दिया हुआ है तो यार ये रिपीटेशन फैक्टोरियल होते हैं, बाद में कटते चले जाते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इस तरह से ये ब्रेक हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन के बाद रिपीटेशन होता है। इसको आप एक बार देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं इनको सॉल्व करने के तरीके। तो ये जो सर्वांग समता होगी, ये जो त्रिभुज है LM के सर्वांग सम होगा PNK के, तो इनकी साइड्स इक्वल हो जाएगी जैसे मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर भी आपको साइड्स इक्वल करना है, साइड इक्वल वाले तरीके से ये सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो इसमें दे दिया गया है कि एक त्रिज्या वाले चार आकृति में वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो इसको करने का जो तरीका होगा वो कैसा है, इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर जो इसकी रेडियस है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो जो वर्ग की साइड हो गई वो हो गई टोटल 4। तो 4 का एरिया जो है हमारा 16 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग, यार इसको करने का तरीका यही है कि xy बराबर 27 कर लो और उनका गुणनफल xy बराबर 182 कर लो। जो हमारा सर्वसमीका होती है x प्लस वाई होल स्क्वायर, उससे खोल लो। ठीक है, ये आप सीधे चेक कर सकते हो। जैसे कि इसने 27 बोला है तो 12 और 13 क्या 27 होता है? नहीं। 11 12 27 होता है? नहीं। ये 27 होता है, ये भी नहीं होता। तो सीधे आप आंसर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब ये समीकरण को हल करने का बोल रहा है कि x और y की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो इसको करने का तरीका है कि आप इसको सॉल्व मत करिए, ऑप्शन से जाते हैं। ठीक है, एक बार x और y की वैल्यू पूरे ऑप्शन से रख के इसको देख लीजिए क्या वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा बेहतर तरीका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि व्यापम का जो साइंस है वो हमेशा ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है। अगर मैं क्वांट के क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे क्वांट के क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, कुछ उसने एकदम ही इजी पूछे थे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो 16 क्वेश्चन थे इसमें से 10 जो क्वेश्चन है मैं एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे बोलूंगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से जनरल साइंस जो है क्वांट हमारा व्यापम हमेशा मॉडरेट टू टफ लेवल का पूछता है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। HIV जो एड्स का कारण बनता है, सबसे पहले किस कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट करता है? हेल्पर टी जो है लिम्फोसाइट जो हमारी कोशिकाएं होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में मदद करती हैं, उसको ये इफेक्ट करता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान स्थितियों में RbAq आयन की चालकता की तुलना में किस आयन में अधिक चालकता होती है? तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर के परिक्रमी सर्किटल नियम को खालिस्तान से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो जो बायोसेवर्ट नियम है वो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंट उद्योगों में विलायक के रूप में किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? ये एथिल एल्कोहल का यूज होता है, आप सभी को पता है। तीक्ष्ण गंध आती है जब पेंट होता है तो वो जो यूज किया जा रहा है वो है आपका एथिल एल्कोहल। ठीक है, कौन सा एंजाइम माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को जो है यहाँ पे उत्प्रेरित करता है? तो माल्टेज जो एंजाइम का नाम होता है वो इसको उत्प्रेरित करता है। माल्टेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा को निम्नलिखित में से किस में प्रविभाज्य किया जाता है? तो यू के बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर है। सोडियम स्टीरेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं? तो 18 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे भी इसी तरह के मैं एक बार क्वेश्चन स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आप लोग देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस क्वांट के साइंस के पूछे थे, जो मुझे थोड़े से 11 से रिलेटेड लग रहा है। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। देखिए रोजर मुंडन अपचन, यार ये सीधे सीधे केमिस्ट्री पूछी है बेसिकली इसने 10th 11th 12th से। एक अच्छे लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, विभव की गणना कीजिए। हाँ, इसने काफी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के पूछे हैं हमारे 11th और 12th से, तो ये आप एक बार देख लेना। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिनका एक अच्छा लेवल था। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। वो जो थे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। क्वांट के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन है। दो संख्याओं का अनुपात दोनों में 7 जोड़ा जाता है। इसको करने का तरीका यही है कि x + 7 में कर देता हूँ प्लस 2x + 7 कर देता हूँ, तो ये जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:5। ये ऐसे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम की आयु पुत्र की आयु से संबंधित है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यार ये जो है मैं मान लेता हूँ 5x है और 4x है, इनका गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है 320। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा और दोनों में 6 वर्ष जोड़ दूंगा तो उनका रेशियो आ जाएगा। संख्याओं के औसत के सेट यार एवरेज यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लोगे, सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा।
5 संख्याओं का योग है, पहले दो पदों का औसत है, तीसरी संख्या इतनी है। तो यार जो 5 संख्याओं का टोटल है वो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा। पहले दो पदों का औसत इतना है तो टोटल पहले दो पदों का हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, तीसरी संख्या उसने दे दी है 115। तो अंतिम दो संख्या में y प्लस z मान लेता हूँ और यहाँ पर टोटल जो है 55 इंटू 5 ये मैं कर लूंगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x और y का टोटल योग आ जाएगा, उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका एवरेज आ जाएगा। मिसिंग नंबर देखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले सीरीज आप एक बार लिख लो। सबसे पहली जो चीज आपको ट्राई करनी है वो है डिफरेंस। ठीक है, नंबर्स के बीच डिफरेंस आपको देखना है। तो यहाँ सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। तो यार मुझे सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है 25 का हो जाएगा, तो यहाँ 95 आ जाना चाहिए। तो 95 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट इतने की दूरी तय करता है। चाल जो होता है वो होता है आपका दूरी बटे समय। स्पीड जो होता है वो आपका डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो 1 मिनट और 15 सेकंड को मैं पूरा सेकंड में बदल लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 75 सेकंड। ठीक है, इतने मीटर की दूरी है तो चाल पूछ रहा है, तो यार ये हो जाएगा मेरा 750/75। ठीक है, इसको अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो वो हो जाएगा मेरा 18/5 से मैं इंटू कर दूंगा तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है तो यार ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सीधे सीधे 50% से चीज इंक्रीज हो रही है। अगर 10,000 यहाँ पे 20,000 हो जाता तो वो चीज 100% से बढ़ती। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड बोलूँ तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5,000 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो है आपका 10,000 इंटू 100 तो 50% यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ABCD इसका मान ज्ञात करने का बोल रहा है। ठीक है, ABCD ये बोल रहा है 2515। इसको मैं सीधे कर लूंगा तो ये यहाँ पर गिवन है। आपको A प्लस C की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। रेशियो B प्लस D क्या होगा, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो एक मुझे वैल्यू मिलेगी AD/BC। इसका रेशियो 5:3 है। यहां से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। 81% लड़के हैं तो बचा क्या, 19% लड़कियां बची। 19% किसके इक्वल हो जाएगा, 228 के। तो 100% की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आएगी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो यार इसका कोड क्या होगा, 6 को 5 लिख रहा है तो 6 को क्या आना चाहिए, 5। ये यहाँ पर 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, ये हट जाएगा, इसमें है। सेम यहाँ ट्रैक कर लेना, 4 को 3 लिखा है मतलब वो एक पीछे पीछे के अंक लिख रहा है तो 2 से एक पीछे 1 होना चाहिए। तो यार यहाँ पे 1 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की नीड ही नहीं है। ये आप देख लेना कौन सा सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है, PERF ECT NCP। M का कोड क्या हो जाएगा, ये देख लेना कितना डिफरेंस अल्फाबेटिकल सीरीज में आ रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का मैंने बताया एक बार, जैसे कि आप यहाँ आप देखोगे कि सीरीज जो है बहुत ज्यादा अंतर से बढ़ रही है। तो इसमें मैंने जब सोचा कि मुझे डिफरेंस का लॉजिक तो यहाँ पर शायद ही यूज हुआ, क्योंकि यहाँ एक डिफरेंस आएगा 5 आएगा फिर सीधे 18, ये कैसे आएगा। तो हो सकता है मैंने सोचा यहाँ डिफरेंस का लॉजिक नहीं लग रहा हो क्योंकि अंकों के बीच अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कौन सा लॉजिक यहाँ पर पॉसिबल है, अगर मैं 2 में 2 का इंटू करूं, 4 - 1 3 हो सकता है। 3 में 3 का इंटू करूं, तो 9 - 1 8, हाँ ये हो सकता है। बट अगर मैं 8 में 4 का इंटू करूं, 32 - 8 करूं तो वो तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वाली सीरीज तो अप्लाई नहीं हो रही। हो सकता है और कुछ हो रही हो, 2 × 2 + 1 जो है वो हो जाएगा 3, हो सकता है ये हो रही हो।
3 इंटू 2 प्लस 2 8, 8 इंटू 3 प्लस 2। हाँ, तो यार ये इंटू हो के ये 8 इंटू 3 प्लस 2, फिर 26 इंटू 4 प्लस 2, तो इंटू 5 जो है ये यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो जो रॉन्ग ऑर्डर है वो ये हो जाएगा, इसकी जगह कोई और टर्म आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सरल करो, इसको कैसे आप लिख सकते हो? तो यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये मेरी यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू 4 दी यार, आधार समान एक हाथ जुड़ जाएगी, इसको आप सीधीली एक्स की वैल्यू करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इतने में खरीदा, मरम्मत पर क्रय मूल्य का x% खर्च किया, 25 का लाभ प्राप्त करके उसने उसको इतने में बेच दिया। तो यार इसको करने का ये तरीका है कि उसने इतने में बेच दिया, तो ये जो है वो हो जाएगा 125% हो जाएगा मेरा इसके इक्वल। तो 100% में निकाल लूंगा उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, मतलब इतने में खरीदा और मरम्मत जो टोटल है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, उसमें से मैं ये स्कूटर खरीदा गया बता दूंगा तो मुझे मरम्मत का खर्चा पता चल जाएगा। ठीक है, तो मरम्मत का खर्चा जो आ जाएगा वो इस पे मैं निकाल लूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। आगे चलेंगे। x और y 15 दिन में करते हैं, y 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, x कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन डेज, ये होता है एफिशिएंसी का डायरेक्टली फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो आप, एक एलसीएम निकाल लो ताकि आपको इजी पड़ जाए। जो एलसीएम है वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम हम बड़े टर्म से लेना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 60 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो जो 60 है टोटल वर्क है, तो एक्स वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन डेज, इसके डेज दिए तो x और y की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, y की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, तो x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। तो यार ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में, तो 1/60 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अल्फाबेटिकल सीरीज है, AGI डिफरेंसेस से फॉलो हो जाएगा, ये भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। हाँ, ये जो थे हमारे 100 नॉन टेक के क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं कि कितना आप इजीली स्कोर यहाँ पे कर सकते थे, तो यार 75 to 80 यहाँ पर एक अच्छा स्कोर होता। अगर मैं बात करूं जो हमने सबसे पहला सेक्शन जीके का देखा, जीके में आप इजीली 50 नंबर का स्कोर कर सकते थे। हिंदी में आप बात करूं, अगर 17 क्वेश्चन हिंदी में थे तो 14 से 15 एक अच्छा स्कोर वहां पर था। इंग्लिश में अगर 16 क्वेश्चन थे तो इंग्लिश में 13 से 14 एक इजीली स्कोर था। मैथ्स की बात करूं तो यार मैथ्स में हम पूरे क्वेश्चन कर सकते थे, अगर 17 क्वेश्चन है तो 17 के 17 पूरे करेक्ट यहाँ पे कर सकते थे। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा मुझे टफ टू मॉडरेट लगा, बट स्टिल हम वहां पर 10 क्वेश्चन तो कर सकते थे इजीली। जो साइंस है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट मुझे लगा, 11th का साइंस था, उसमें अगर हम हाफ भी स्कोर करते तो अगर मैं बात करूं तो 70 इज गुड स्कोर हियर। ठीक है, 70 से 75 एक अच्छा स्कोर मैं मान सकता हूं अगर नॉन टेक में हम इतना स्कोर भी कर रहे हो। ठीक है, अब जो टेक्निकल पोर्शन है 100 क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूं, आप लोग देख लेना। उद्यानिकी से वानिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फसल से संबंधित हॉर्टिकल्चर, ये तो एक इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब ये सीधे फसल से रिलेटेड और उद्यान से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। विभिन्न सिद्धांत क्या क्या थे उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसके उपयोग से क्या होता है। ठीक है, कौन से साइज का हमें यूज करना चाहिए, कौन से बीज होते हैं, कौन सी अच्छी कृषि की विधियां है, कृषि नीति कब स्थापित की गई। तो यार ये क्वेश्चन मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, आप एक बार जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को भी देख लेना। ठीक है, ये सब हमारे जो वानिकी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधे सीधे विभिन्न थ्योरिया, विभिन्न मेथड्स जो कृषि की गिवन है उन सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेपर है हम
ग्रामीण विकास अधिकारी का ही डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद उद्यान विकास अधिकारी का 21 का पेपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो लेटेस्ट पेपर 2022 में ये हुआ है वो भी आप लोगों के सामने में लेकर आऊंगा। तो इसके लिए जो भी हम न्यू पेपर आप लोगों के लिए अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए सब्सक्राइब एक बार आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेक्निकल सेक्शन में देखने को मिलेंगे कि किसकी कमी से मिट्टी में क्या इफेक्ट होता है, किस तरह कीटों को, कौन से कीटों को हमें रखना है, फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कृषि में ये जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है आपके टेक्निकल में काफी आएंगे कि कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय कृषि विस्तार नीति कब आयोजित की गई, मध्य प्रदेश में खेती से रिलेटेड या किसानों से रिलेटेड कौन सी स्कीम जो है अभी चल रही है, ये आपको एक बार अच्छे से देखना है। किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पे, जैसे सोयाबीन, सोया राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सोयाबीन उत्पादन में किससे कितना ऋण की राशि हमें मिली है, वो भी 2020 में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा रहा, आंध्र प्रदेश। तो ये सभी विभिन्न प्रकार आपको देखना है। ये सीधे करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से देखे हो तो ये आप कवर कर सकते हो। साथ ही आपको 2022 में भी ये वाला डाटा अच्छे से देखना है कि किसके उत्पादन में कौन सा राज्य कृषि से रिलेटेड किसमें वो शीर्ष पे रहा। भारत दुनिया में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। जो दालें हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें हम पहले पे आते हैं। पत्ता गोभी किस प्रकार की सब्जी है, आप सभी को पता है, काफी विंटर में हम लोग पत्ता गोभी खाते हैं, ठीक है। तो यार थोड़े से इजी क्वेश्चन है, थोड़े से आपके टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, कौन सा कृषि से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड कौन से विश्वविद्यालय हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पर है। कृषि से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, यही नहीं कि टेक्स्ट सेक्शन पूछेगा, कृषि से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हो, विद्यालय हो, नई योजनाएं प्रारंभ हो रही हो, जो भी कार्य किए गए हैं वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम्स में भी आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना, आ सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू किया गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है काफी क्रांतियां आप एक बार इसमें देख लेना, कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति, सोया क्रांति, स्वर्ण क्रांति, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन जीडीपी का क्या यूज होता है, इसका टर्म क्या है, ठीक है। ये विभिन्न रोग भी एक इंपॉर्टेंट है कि किसकी कमी से कौन से फसल में कौन सा रोग होता है, उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, ये देखो, कीटों वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। सामान्यतः मिट्टी में सबसे अधिक बायोमास वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आए थे, जो 2021 का पेपर हम लोगों ने पूरा देखा। तो एक जो पेपर हम वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद उद्यानिकी वाला, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं जीके के जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो चाहे योजनाएं हो, चाहे दिन हो, वर्ष हो, और क्या क्रांतियां थी, क्या नए परिवर्तन, कौन सी योजनाएं कब, उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें क्या स्थान रहा, वो सीधे सीधे इस सेक्शन में पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के पूरे हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो नॉन टेक सेक्शन के क्वेश्चन थे, और ये जो 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, ये आपके टेक्निकल रिलेटेड जो कृषि, बागवानी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी का एक और पेपर जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ, 10 फरवरी वाला, ये हमने जो पेपर डिस्कस किया, ये है आपका 11 फरवरी 2021 का पेपर, ठीक है। 10 फरवरी का जो शिफ्ट 2 का पेपर है, ये भी आप लोगों के साथ हम जल्दी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो उद्यानिकी वाला पेपर है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वाला, ये पेपर भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा जो 2022 में पेपर हुए थे उद्यान विकास अधिकारी वाले, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। पर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी हम इसका अपडेट आपके लिए डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।